अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिज़िक्स सेकेंड ईयर चैप्टर 3 लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मैग्नेटिक फील्ड। हमने पढ़ लिया था फोर्स ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड मीन्स अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हो तब उसमें फोर्स क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो हम पढ़ चुके थे। अब है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल उसी तरह है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वहाँ पर हमने ये कहा था कि एक ख़ास एरिया से कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पर भी उसी तरह है कि अगर कोई भी एरिया हो उससे मैग्नेटिक लाइंस पास हो तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। हम ये भी पढ़ चुके थे कि फ्लक्स हमारे पास लैटिन वर्ड है जो है फ्लोर। फ्लोर मीन्स फ्लो करना, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस का फ्लो करना, उसको कहते हैं फ्लक्स, मूव करना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आसान अल्फाज में कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पासिंग थ्रू अ सर्टेन एरिया, किसी भी एरिया से वो पास हो, एल्ड परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये वहाँ पर भी हमने कहा था कि उसको हम परपेंडिकुलर रखेंगे। फिर मैंने ये भी समझाया था कि अगर पैरेलल रखेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर रखेंगे तो क्या होगा। पैरेलल में फ्लक्स जीरो था, परपेंडिकुलर में फ्लक्स मैक्सिमम, तो हमें मैक्सिमम फ्लक्स की ज़रूरत है तो उसको हम परपेंडिकुलर रखेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम जाहिर करते थे फाई से, वहाँ पर हम यूज़ करते थे ई, इनके साथ ई लिखते थे, यहाँ पर हम एम लिखेंगे। दूसरी बात, वहाँ पर हमने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू मीन्स ई, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हम पढ़ चुके हैं बी से जाहिर करते हैं, तो बी डॉट किस चीज से पास हो रहे हैं, किसी खास एरिया से। हमने ये भी कहा था कि इन दोनों के दरमियान है डॉट प्रोडक्ट। तो अगर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हो, जब भी हम डॉट ख़त्म करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, कॉस थीटा यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी था, ये भी हमारे पास क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट थिंग, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अब हमने चेक करना है कि हमारे पास किस टाइम फ्लक्स मैक्सिमम होगा, किस टाइम फ्लक्स ज़ीरो होगा, किस टाइम फ्लक्स मिनिमम होगा, ये हमने चेक करना है। सबसे पहले फ्लक्स को देखते हैं, इसका जो यूनिट है वो यूनिट हम आगे चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं उसको किस चीज़ में, कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम जाहिर करते हैं किस चीज़ से, वेबर से। वेबर आपके पास क्या है कि ये इसका यूनिट है वेबर, वेबर से हम इसको जाहिर करते हैं। ये है आपके पास WEBER, WB वेबर इसका यूनिट है, वेबर से हम इसको जाहिर करते हैं। अब यहाँ पर हम करना क्या चाह रहे हैं कि इसमें कुछ केसेस है कि मैक्सिमम फ्लक्स कब है, मिनिमम फ्लक्स कब है। सबसे पहले चेक करते हैं मैक्सिमम फ्लक्स, जिसको हमने नाम दिया था पॉजिटिव फ्लक्स का भी मैक्सिमम फ्लक्स। फ्लक्स हमारे पास क्या है, BA cos थीटा। कॉस किस एंगल पर मैक्सिमम है, मींस cos 0, cos 90, cos 0 पे मैक्सिमम होता है क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह रखना है एरिया को कि हमें एंगल क्या मिले, 0 मिले। एक तो ये है कि इस एरिया से जो लाइन पास हो रहे हैं ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस B, और इसके साथ ये किसी ख़ास एरिया से पास हो रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि एरिया को हमेशा हम उसके नॉर्मल पे
लेते हैं एरिया को, उसके नॉर्मल पर लेते हैं एरिया को। तो इसको हम मैग्नेटिक मैक्सिमम फ्लक्स के लिए भी कर सकते हैं और इसको हम मिनिमम फ्लक्स के लिए भी कह सकते हैं कि क्या होगा। अब एरिया का मतलब है कि जिस टाइम एंगल 0 हो तब वो मैक्सिमम होगा परपेंडिकुलर जब हम रखेंगे। जिस टाइम हम इनको पैरेलल रखेंगे उस टाइम पैरेलल में ये हमें 90 एंगल देगा। cos 90 0 है तो वो फ्लक्स 0 हो जाता है। एक है मिनिमम फ्लक्स, कम से कम फ्लक्स कब होता है, तो यहाँ पर भी आपने चेक करना है कि अगर एरिया ये एरिया है, ये हमेशा इसका नॉर्मल एरिया को हम इस डायरेक्शन में इसके नॉर्मल रहते हैं। यहाँ से फील्ड लाइन पास हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, एरिया अपवर्ड इसके नॉर्मल होता है। तो इस केस में ये आपके पास फ्लक्स है, ये एरिया है, ये फ्लक्स है, ये एरिया है, ये हमें देता है 90। cos 90 हमारे पास क्या होता है 0। तो जब आपके पास cos 90 हो उस टाइम में आपको क्या मिलेगा, फ्लक्स 0 फ्लक्स मिलेगा। मीन्स फाई बी ए कॉस थीटा, फाई बी ए कॉस। जब पैरेलल हमने रखा तो इसमें एंगल 90 था। cos 90 जो है हमारे पास 0 के इक्वल होता है। तो जब आपके पास इसकी जगह हम 0 पुट करेंगे, 0 को जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 0 आएगा। ये है हमारे पास 0 फ्लक्स। ये था हमारे पास पैरेलल। अगर इसको हम यू रखते हैं, ये हमारे पास डायरेक्शन है परपेंडिकुलर। अब फील्ड लाइंस यू आ रहे हैं इस एरिया से पास होंगे, ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। और हमने ये भी कहा था कि एरिया हमेशा इसका नॉर्मल लिया जाता है, ये इसका नॉर्मल है। अगर इसको आपने यू रखा है तो ये एरिया है इस डायरेक्शन में और फील्ड लाइंस आ रहे हैं इस डायरेक्शन में, एरिया इसके नॉर्मल बाहर की तरफ होता है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये फील्ड लाइन यू आ रहे हैं, एरिया आपके पास ये होता है इसके नॉर्मल। अब फील्ड लाइंस एक डायरेक्शन में है, एरिया उसके अपोजिट है। जब भी डायरेक्शन आपके पास अपोजिट होती है हम एंगल लेते हैं 180, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो इस केस के लिए हम 180 पुट करते हैं। अब चेक करते हैं कि 180 में कौन सा फ्लक्स मिलेगा। 180 cos 180 -1 के इक्वल होता है। तो जब इसकी जगह हम -1 पुट करेंगे तो क्या होगा, बी ए जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बी ए माइनस एज इट इज, तो माइनस में जब आया मीन्स फ्लक्स आया तो है पर माइनस में है, जिसको हम कहते हैं मिनिमम फ्लक्स या फिर नेगेटिव फ्लक्स। अब परपेंडिकुलर ही रखा है, ये तो हमारे पास फील्ड लाइन यू आ रहे हैं और ये होता है इसका नॉर्मल एरिया जो अपोजिट डायरेक्शन में थे दोनों, तो 180 मिला। अब हम कहते हैं पहले हम इसको यू रखा था, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको पहले यू रखने से अब इसको हम यू रखते हैं। मीन्स पहले यू पड़ा था, अब इसको हमने सिर्फ चेंज किया है एरिया को। अब फील्ड लाइंस यू आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये इसी डायरेक्शन में फील्ड लाइंस आ रहे हैं। ये है इसका नॉर्मल एरिया, चूंकि पहले यू पड़ा था तो ये था इसका नॉर्मल एरिया। अब इसको हमने चेंज किया है, अब ये है नॉर्मल एरिया। नॉर्मल एरिया इसका इस डायरेक्शन में है, फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में पास हो रहे हैं, फील्ड लाइंस भी इस डायरेक्शन में पास हो रहे हैं, नॉर्मल एरिया भी ये है। तो जब भी ये हमारे पास सेम डायरेक्शन में होते हैं तब एंगल होता है हमारे पास 0 डिग्री। तो जब हम 0 डिग्री पुट करेंगे cos 0 डिग्री फाई इज इक्वल टू बी ए, cos 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह अगर हम 1 पुट करेंगे, 1 को बी ए से मल्टीप्लाई करो तो हमें बी ए ही मिलेगा।
इसके साथ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो इस केस में हमें ये मैक्सिमम फ्लक्स देगा, जिसको हम मैक्सिमम फ्लक्स भी कहते हैं और जिसको हम पॉजिटिव फ्लक्स भी कहते हैं। ये था हमारे पास नेगेटिव फ्लक्स एंड ज़ीरो फ्लक्स। अब देखते हैं इसी फ्लक्स को, जो कहते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई, अगर ये इसी को हम एक और तरतीब से लिखते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये जब किसी ख़ास एरिया से पास होते हैं, इसको परपेंडिकुलर रखा जाता है, इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको हम बी के फॉर्म में लिखेंगे, वही फार्मूला है। इसको इसके साथ जब हम बी लिखेंगे तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी शो करेगा। यहाँ पर मकसद बताने का सिर्फ एक चीज़ है कि इसके जो यूनिट्स है वो इक्वल होते हैं। हमने सिर्फ इनके यूनिट्स को चेक करना है कि वो कैसे इक्वल होते हैं, हमने ये चेक करना है। अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम फाई को देख लें, फाई जो बी ए के इक्वल है, मैग्नेटिक फ्लक्स बी मैग्नेटिक फील्ड हम पढ़ चुके हैं कि इसका यूनिट हमारे पास क्या था, हम इसको किस फॉर्म में लिखते थे, इसको हमने किस फॉर्म में लिखा था। दूसरा पॉइंट, इसको हम किस चीज़ में लिखते हैं, फील्ड को। एक पॉइंट तो ये है कि अगर इस बी का यहाँ पर हम यूनिट चेक करना है तो एक तो है फ्लक्स जो है आपके पास वेबर, एक है एरिया मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर जब ऊपर जाता है तो वो पर मीटर स्क्वायर बन जाता है। एक पॉइंट ये है। एक पॉइंट हम इसका फ्लक्स से जो रिलेटेड फार्मूला है, जो हमने टेस्ला के फॉर्म में फील्ड का फार्मूला लिखा था, वो हम चेक करते हैं कि यहाँ पर देख ले कि एक वेबर, फील्ड मीन्स 1 टेस्ला, एरिया मीन्स 1 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं आपके पास 1 वेबर 1 टेस्ला 1 मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि 1 टेस्ला को हमने क्या लिया था, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड में लिखा था। टेस्ला के लिए फार्मूला हमने ये लिखा था कि 1 टेस्ला किस चीज़ के इक्वल है, मीटर स्क्वायर तो एज इट इज़ आएगा, वेबर एज इट इज़ है। हमने सिर्फ चेक करना है 1 टेस्ला को। 1 टेस्ला है तो हमारे पास 1 न्यूटन बाय 1 एम्पेयर बाय, यहाँ पर फोर्स बाय क्या आया था हमारे पास वैल्यू, आपने वो चेक करना है। एक था आपके पास करंट, एक था आपके पास लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ एंड करंट, ये 1 मीटर स्क्वायर एज इट इज़ आ रहा है। यहाँ से क्या होगा, मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट जाएगा तो हमारे पास क्या रह गया, 1 न्यूटन 1 मीटर। ये एम्पेयर जब ऊपर जाएगा तो ये 1 पर एम्पेयर हो जाएगा। अब ये हमारे पास किस चीज़ का आ रहा है, वेबर का आ रहा है। इसको हम किस फार्मूले में पुट करेंगे कि हमारे पास आंसर आएगा। अब यहाँ पर देख ले, ये हमने फ्लक्स के लिए काम किया है। फ्लक्स की जगह मीन्स 1 वेबर, फ्लक्स को हम लिखते हैं किस चीज़ में, वेबर में। अब फ्लक्स की जगह हमने वेबर पुट करना है, 1 न्यूटन 1 मीटर पर एम्पेयर, ये हमने पुट कर लिया है। एरिया पर मीटर स्क्वायर है, तो पर मीटर स्क्वायर जब ऊपर आएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पर मीटर स्क्वायर मीन्स माइनस में हम इसको लिखेंगे, हम उसको ऊपर ले गए। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं इनकी जगह के दोनों के आंसर सेम आएंगे या नहीं, हमने सिर्फ ये चेक करना है। अब यहाँ पर ये आपके पास क्या है, ये पर मीटर स्क्वायर है, ये पर मीटर है, तो इससे 1 मीटर कट जाता है, हमारे पास रह जाता है 1 न्यूटन पर 1 न्यूटन। अगर इसको हम नीचे लाएंगे
तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 मीटर और 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर नीचे ले आए, मीटर एक कैंसिल हो गया, एक रह गया, उसको भी हमने नीचे लाए। अब ये फार्मूला क्या शो कर रहा है ये आप हमें इजीली बता सकते हैं। हम इसे लास्ट लेक्चर में हम इसे ऑलरेडी कर चुके हैं कि न्यूटन पर मीटर एम्पेयर फोर्स डिवाइडेड बाय एल आई करंट, ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था? ये हमारे पास टेस्ला के इक्वल था, टेस्ला के बराबर था। तो इस पॉइंट की जगह हम 1 टेस्ला या सिर्फ टेस्ला भी लिख सकते हैं, और ये वेबर पर मीटर स्क्वायर भी इसी तरह है। इससे ये पता चल रहा है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, इन दोनों की यूनिट्स सेम है। ये था हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब देखते हैं एम्पेयर्स लॉ। एम्पेयर्स लॉ में क्या है कि एक तो हमने ये स्ट्रेट लॉन्ग वायर कर चुके हैं कि अगर इसको हम किसी भी एक फील्ड के साथ, सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो इसमें जब करंट पास होगा, तो ये हम ये पढ़ चुके हैं कि ये करंट किस फॉर्म में होता है, ये सर्कल्स में होता है, सर्कल्स में होता है, सर्कल पाथ में होता है कि अगर इसकी डायरेक्शन इस तरफ है या अगर इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, डायरेक्शन को हम फाइंड करते हैं राइट हैंड रूल से, ये भी हम कर चुके हैं। एम्पेयर ने ये कहा कि जो आपके पास इस केस में जो फील्ड होगा, ये फील्ड करंट पे डिपेंड करता है और आर पे डिपेंड करता है। वो किस तरह? अगर इसको हम एक सर्कल कंसीडर करते हैं, ये एक सर्कल है, सर्कल से यहाँ तक ये हमारे पास कौन सी बाउंड्री होती है? आर, रेडियस होता है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर जो फ्लो करेगा वो क्या फ्लो करेगा? अगर इसको किसी वायर के साथ, सोर्स के साथ आप लगाएंगे तो क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा आई। ये जो सर्कुलर पाथ है ये हमारे पास क्या शो करता है? फील्ड को। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एम्पियर ने ये कहा कि जो फील्ड है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो फील्ड है वो रेडियस के इनवर्स रिलेशन में है। डायरेक्ट का ये मतलब है कि करंट जितना ज़्यादा होगा फील्ड उतना ही ज़्यादा होगा, करंट जितना कम होगा फील्ड उतना ही कम या वीक होगा। ये रेडियस के इनवर्स रिलेशन है। अब ये रेडियस है कि रेडियस अगर छोटा हो, रेडियस अगर कम हो, फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। रेडियस अगर ज़्यादा हो मीन्स ये फील्ड फर्स्ट करो यहाँ तक आ रहा है, अब रेडियस बढ़ गया, अगर रेडियस ज़्यादा हो जाता है तो उसका आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सोच के भी कर सकते हैं कि लाइंस दूर हो गए, फील्ड दूर हो गए। जब दूर होते हैं तो उस पॉइंट पे फील्ड वीक हो जाता है। तो रेडियस जितना बड़ा होगा फील्ड उतना ही वीक होगा, कमज़ोर होगा या कम होगा। ये इसने रिलेशन दिया था। अब इस रिलेशन को देखकर हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन जब ख़त्म करते हैं तो इक्वल और एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं आई आर एज इट इज़। अगर इनको आप मिला लो तो ये इस तरह बन जाएगा। यहाँ पर जो म्यू नॉट, ये जो सिंबल है जिसे हम करते थे माइक्रो यूज़ करते थे 10⁻⁻⁶, वही सिंबल है। यहाँ पर इसको कहते हैं म्यू और स्मॉल ओ को कहते हैं नॉट, इसको कहते हैं म्यू नॉट। जैसे वहाँ पर हमने कूलम्स लॉ में एप्सिलॉन यूज़ किया था, वो परमिटिविटी थी, ये म्यू नॉट है। इस म्यू नॉट को हम कहते हैं परमीएबिलिटी, इसको कहते हैं। इस म्यू नॉट की जैसे आप यूज़ किया था एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर समथिंग इसका वैल्यू था। यहाँ पर यूज़ हुआ है म्यू नॉट परमीएबिलिटी। परमीएबिलिटी की वैल्यू है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर इसका यूनिट है। अब यहाँ पर हम एक पॉइंट सिर्फ देखते हैं
कि म्यू नॉट का यूनिट कैसे आया है। जैसे वहाँ पर हमने कूलम्स कांस्टेंट का यूनिट चेक किया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यहाँ पर चेक करते हैं। हमें चाहिए म्यू नॉट, तो म्यू नॉट को अगर हमें चाहिए आर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास म्यू नॉट। अब बी फील्ड मीन्स टेस्ला, रेडियस मीन्स मीटर, करंट मीन्स एम्पियर। इस तरह हम यूनिट भी निकाल सकते हैं इसके लिए। यहाँ पर एक पॉइंट है कि ये चूंकि सर्कल्स में है, सर्कल के फॉर्म में हम एक चीज़ लेते हैं, हम लेते हैं 2 पाई आर, जो इस सर्कल का लेंथ है। द लेंथ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, जिसको 2 पाई आर कहते हैं। तो लिहाजा ये यहाँ पर 2 पाई आर ऑलरेडी मौजूद है, तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये तो पहले से मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो कंसंट्रेट सर्कल्स बन रहे हैं वो सर्कल बेसिकली क्या है, ये 2 पाई आर बता रहा है। 2 पाई मीन्स अगर इसको आप ऑफ कर लो, एक पाई ये है, एक पाई ये है, आप मैथ कर चुके हो, पाई और पाई 2 पार है, इसमें आर भी होता है। ये आसान अल्फाज में जो सर्कमफेरेंस है, लेंथ है सर्कल का, जिसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं, 2 पाई आर कहते हैं। तो मीन्स यहाँ पर 2 पाई आर ऑलरेडी बन रहा है, जिससे क्या होता है, ये 2 पाई आर, ये 2 पाई आर कैंसिल होकर हम इसको B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बी कहते हैं। म्यू नॉट आई इसको हम कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट, एक तो ये इसका फार्मूला है। दूसरा पॉइंट, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद एक टॉपिक देखा था कि अगर हम उस एरिया को, जैसे हमने गॉसियन सरफेस की बात की थी, गॉसेस लॉ, कि अगर हम उस एरिया को मुख्तलिफ सेगमेंट्स में ब्रेक कर ले, एरिया A1, A2, A3, यहाँ पर भी इसको अगर हम यहाँ पर क्या मालूम करना चाहते हैं कि अगर यहाँ पर हमारे पास एम्पियर्स लॉ के लिए इक्वेशन बनाना चाहते हैं, कोर इक्वेशन, जिसको हम एम्पियर सर्किटल लॉ भी कहते हैं, एम्पियर सर्किटल इक्वेशन फार्मूला भी कहते हैं, कि अगर इस डायग्राम को देखकर इसको अगर हम मुख्तलिफ पीसेस में, अगर इसको हम मुख्तलिफ सेगमेंट्स में ब्रेक करते हैं, एक ये है आपके पास, एक ये है, इस तरह अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो इसको हम किस तरह करेंगे कि आपके पास इसको चूंकि हम एरिया लेते थे, यहाँ पर हम इसको इन फॉर्म ऑफ लेंथ लेते हैं कि फ़र्ज़ करें एक लेंथ, चेंज इन लेंथ 1 है, चेंज इन लेंथ 2 है, 3 है, अप टू चेंज इन लेंथ n तक अगर हम जाते हैं, तब इस फार्मूले को हम किस तरह लिख सकते हैं, तब हम इसको लिखते हैं कि जो फील्ड है, फील्ड को हमने ब्रेक किया है मुख्तलिफ सेगमेंट्स में फील्ड को, तो फील्ड को हम किस तरह लिखते हैं कि फ़र्ज़ करो एक फील्ड को मींस फ्लक्स, इन फॉर्म ऑफ फ्लक्स ले सकते हैं। जैसे BA है तो यहाँ पर हम एरिया को एज अ लेंथ ले सकते हैं कि हर लेंथ जो है एक दूसरे के बराबर है। तो एक होगा आपके पास चेंज इन लेंथ 1 होगा, एक आपके पास होगा L2 अप टू, हम इसको ले जाएंगे अप टू LN तक। अब यहाँ पर हम इस सम को, सब को एक साथ जब लिखते हैं तो हम इसको सम के फॉर्म में लिखते हैं कि ये इनिशियल से n तक जा रहा है, आसान अल्फाज में B चेंज इन L, या फिर जो B है B चेंज इन L, B हमारे पास म्यू नॉट आई के इक्वल है, तो म्यू नॉट आई एज इट इज़ लिखा है हमने। यहाँ पर ये शो कर रहा है ये इक्वेशन कि हर आपके पास जो लेंथ है उसका ये फील्ड हमने ब्रेक कर लिया है। अब यहाँ पर हम इस चीज़ को डिफाइन करते हैं कि द सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट, द सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट मीन्स अगर हम इसको सम के फॉर्म में लिखते हैं ओवर अ क्लोज्ड लूप, ये एक क्लोज्ड लूप है, इट इज इक्वल टू, it is equal to mu naught, it is equal to mu naught times the total current, mu naught times the total current, I means पूरा जो करंट इसमें होगा, the total current, it is called
इट इज़ कॉल्ड एम्पेयर सर्किटल लॉ। इसने एक और नाम दिया है कि एम्पेयर सर्किट की जो हम बात करते हैं, एम्पेयर सर्किटल लॉ इसको कहते हैं। इस इक्वेशन को हम एम्पेयर सर्किटल फार्मूला या इक्वेशन कहते हैं। ये था हमारे पास एम्पेयर्स लॉ के बारे में। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड में हमारे पास ये है कि पहले हम स्टार्ट में लेते थे स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट वायर हम लेते थे। अब उसी वायर को हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक इंसुलेटर हो, मीन जैसे कि एक वुड है, एक कार्डबोर्ड है, एक तख्ता है जिससे करंट पास नहीं होता। पहले तार को हमने सीधा रखा था, अब उस तार को अगर हम यूं लपेटे, इस पे यूं लपेटते हैं, यू जिसको कहते हैं वाइंड करना, इस पे यूं लपेटना, इसको हम यूं इस पे तार को इस इंसुलेटर पे यूं लपेटते हैं या उसको हम ऐसे ही यूं लपेटते हैं, इस तार की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। ये शेप बन जाती है इस तरह, इस फॉर्म में ये बन जाता है। इसको हम इस चीज़ पे जब लपेटते हैं तो ये फॉर्म बन जाता है। इस फॉर्म को हम कहते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म, कि जो सोलेनोइड है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। इस लॉन्ग वायर को अगर आप किसी चीज़ पे यूं लपेटते हो, उसी वायर उसी कंडक्टर का नाम चेंज हो जाता है, उस चीज़ को हम कहते हैं सोलेनोइड। इस सोलेनोइड को हम सिंपल अगर किसी भी एक सोर्स के साथ कनेक्ट करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होगा। जैसे ही करंट फ्लो होगा इस सोलेनोइड के अक्रॉस हमें क्या मिलेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड से मतलब ये है उस टाइम ये एज अ मैग्नेट काम करेगा। जैसे ही सोर्स प्रोवाइड करेंगे इसके अक्रॉस एक फील्ड बनता है जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसका मतलब है ये तब एज अ मैग्नेट काम करता है। अगर कोई भी आयरन का पीस इसके करीब आप रख दोगे तो फौरन वो उसको खींचेगा, फौरन इसको अट्रैक्ट करेगा, मीन्स ये एज अ मैग्नेट काम करता है। जैसे ही आप सोर्स को निकाल लो या बटन ऑफ कर लो तो वो जो आयरन पीस इसके अंदर था वो एकदम खुद ब खुद बाहर हो जाएगा, क्योंकि फील्ड खत्म हो गया। तो ये एज अ मैग्नेट काम करता है। जब ये एज अ मैग्नेट काम करेगा इसका ये मतलब है कि जो सोलेनोइड है और जो हमारे पास बार मैग्नेट है वो दोनों एज इट इज एक जैसे है, एक जैसे ये बिहेव करते हैं। ये भी एज अ मैग्नेट काम करता है, ये भी एज अ मैग्नेट काम करता है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड। अब इस सोलेनोइड में हम ये देखते हैं कि जब इसमें फील्ड बनेगा तो फील्ड चूंकि यू बनता है, यहाँ पर करीब होता है, यहाँ पर दूर होता है, करीब होता है, दूर होता है। यहाँ पर फील्ड इसके पास है, इस पॉइंट पर फील्ड इससे दूर है, बाहर की तरफ है। इस केस में हम देखते हैं कि एक सोलेनोइड है, उसको हमने यहाँ पर एक ड्रा किया है एक शेप में, इस चीज़ को हमने यहाँ पर ड्रा किया है। यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं एक रेक्टेंगुलर लूप। रेक्टेंगुलर लूप को हम या रेक्टेंगुलर पाथ इसको आप कह सकते हैं, इसको हमने नाम दिया है ABCD। ए बी के क्रॉस, अब या चूंकि हमारे पास कहते हैं क्या से फील्ड लाइंस यू जा रहे हैं, फील्ड लाइंस इसमें यू मूव कर रहे होते हैं, वो तो हमें पता है कि ये फील्ड लाइन, क्योंकि एक इसका एक साइड एज अ नॉर्थ पोल, एक साइड एज अ साउथ पोल वर्क करता है। तो हम कहते हैं कि फील्ड लाइंस तो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि एक पॉइंट पे एक साइड पर हम इसको डॉट भी लिख सकते हैं, एक पॉइंट पर हम इसको क्रॉस भी लिख सकते हैं। डॉट मीन्स एक पॉइंट पे ये आउट ऑफ द पेपर, मीन्स ये बाहर की तरफ जाता है, एक पॉइंट पे ये इनवर्ड अंदर की तरफ जाता है। हमने ये पढ़ा पेज का कि जब वो आउट ऑफ द पेज हो डॉट, इन टू द पेज हो हम क्रॉस यूज कर सकते हैं। उस फॉर्म में भी हम इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फील्ड जा रहा है, इसको हमने एक रेक्टेंगुलर पाथ कंसिडर किया है। यहाँ पर हमारा काम है फ्लक्स चेक करना, फील्ड चेक करना। जैसे कि यहाँ पर हमने फील्ड और लेंथ चेक किया था, यहाँ पर भी जो हर लेंथ के साथ फील्ड है
वो हमारे पास क्या होगा। तो इसको हम किस फार्मूले से ले सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर कि B डॉट चेंज इन L1 में चेंज, फिर फील्ड अक्रॉस L2, फिर फील्ड अक्रॉस L3, फिर फील्ड अक्रॉस L4। ये 4 लेंथ्स है हमारे पास। अब चेक करना है, जब हम लोग डॉट ख़त्म करते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं। जहाँ पर डॉट ख़त्म हुआ है हमने क्या यूज़ किया है, कॉस थीटा यूज़ किया है। इसको सिर्फ सिंपल एंगल चेक करना है हमने यहाँ पर। अब अगर हम L1 के साथ देखें, ये फील्ड लाइंस ये है नॉर्थ टू साउथ, ये हमारे पास क्या है, ये फील्ड है। अब यहाँ पर फील्ड यू जा रहा है, लेंथ मीन्स इसकी लेंथ भी इसी तरफ है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब भी सेम डायरेक्शन होता है एंगल 0 लेते हैं, cos 0 1 के इक्वल है। तो जब cos थीटा की जगह हम 0 पुट करेंगे, cos 0 1 के इक्वल है, तो एज इट इज B चेंज इन L1 रह जाएगा। इसी तरह अगर हम सेकंड पॉइंट देखें L2, अब L2 पे L2 अपवर्ड है, फील्ड इस तरफ है, मींस फील्ड इस तरफ है और L2 अपवर्ड है, ये परपेंडिकुलर 90 एंगल देता है। cos 90 हमारे पास 0 के इक्वल होता है, तो ये टर्म पूरा खत्म हो जाता है। फिर हम चेक करते हैं L3 तो फील्ड से ऑलरेडी बाहर है, तो कोई फार्मूला का ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, ये ऑलरेडी क्या है, ये 0 है। लास्ट L4 ये है, फील्ड ये है, मींस L4 आपके पास इस डायरेक्शन में है, ये है L4 और फील्ड ये है, तो यहाँ पर भी ये 90 एंगल बनाता है। और हमें पता है कि cos 90 0 होता है, तो यहाँ पर भी हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला सिर्फ और सिर्फ क्या बन जाता है, B चेंज इन L1 हमारे पास फार्मूला आ जाता है। अगर इसको हम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स यूज करते हैं, नंबर ऑफ लेंथ यूज करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स मींस एक तार है, लपेटा है, 2 है, 3 है, 10 है, 20 है, इसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। तो अगर ये नंबर ऑफ टर्न्स देके या लेंथ देके, तो हम इस चीज को किस तरह लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ n। इसमें सिर्फ हम ऐड करते हैं, सिंपल हम कहते हैं कि ये आपके पास फॉर n नंबर्स ये NL1 होगा। इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं NL1। मजीद इसमें सिंपल और कुछ नहीं है, ये चेक करना है कि B चेंज इन NL1 सिंपल। अगर इसको हम इन द फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स लॉ भी लिखेंगे, तो जहाँ पर हमारे पास जैसे कि हमने ये लिखा था B इंटू L1 म्यू नॉट ऑफ I, तो यहाँ पर हम सिंपल क्या लिखेंगे, N लिखेंगे और इसमें कुछ भी नहीं होगा। तो ये सिंपल था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। यहाँ पर हमने इसके बाद ये फार्मूला हम ले आए हैं इस रेक्टेंगुलर पाथ को देखकर। एक पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम यहाँ पर ये इक्वेशन कैसे ला रहे हैं कि ये हमारे पास कहाँ से सम के फॉर्म में है, कि जब हमारे पास सम ऑफ B डॉट चेंज इन L था, तब उस फॉर्म में हम सम मीन्स 4 पॉइंट्स सबको हम ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पर सिंपल इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट BL के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये हमारे पास ऑलरेडी BL1 के इक्वल आया है, और अगर हम इसको देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ लेंथ, तो हम इसको किस चीज़ के इक्वल लेते हैं, हम NL1 लिखते हैं। अब हमें ये पता है कि ये चीज़ सम में ऑलरेडी म्यू नॉट I के इक्वल है। जब ये म्यू नॉट I के इक्वल हो, म्यू नॉट I, इसको हम नंबर फॉर n नंबर लिख रहे हैं, इस फॉर्म में जब टोटल करंट होगा
उसके साथ NL1 भी हमारे पास होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास जो हम सम कर रहे हैं मैक्सिमम हमारे पास फील्ड L1 में है, तो हम L1 कंसीडर करते हैं, जिससे क्या होगा कि L1 और L1 हमारे पास कैंसल हो जाएगा। जब L1 और L1 कैंसल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, म्यू नॉट आई एन। इसको भी हम लिख सकते हैं इस रेक्टेंगुलर लूप के फॉर्म में, या फिर सिंपल ये L1 जब कैंसल होगा तो जो फील्ड होगा, जो समीशन होगा इस रेक्टेंगुलर लूप का, वो म्यू नॉट आई एन के इक्वल होगा। ये था हमारे पास सोलेनोइड के बारे में। अब देखते हैं लास्ट हमारे पास है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब लास्ट में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनोइड कर चुके थे। यहाँ पर एक और लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर में, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आसान अल्फाज में इसके बारे में ये है हमारे पास कि अगर आपके पास कोई भी मूविंग चार्ज हो, मूविंग चार्ज पार्टिकल या कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है जो मूव कर रहा है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, ये मूव कर रहा है, ये चार्ज पार्टिकल क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फोर्स फील करता है। अब ये फोर्स किस डायरेक्शन में करता है, जो फोर्स ये फील करता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये हमने चेक करना है। फर्स्ट पॉइंट ये है, ये जो फोर्स यहाँ पर फील करता है ये फोर्स डिपेंड करता है चार्ज पर, ये फोर्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर, चार्ज पर, मैग्नेटिक फील्ड पर, इसके वेलोसिटी पर, और लास्ट पॉइंट डायरेक्शन पर। डायरेक्शन मींस एंगल, एंगल मींस कौन सा एंगल, साइन थीटा या कॉस थीटा। अगर साइन है तो क्यू है, कॉस है तो क्यू है, वो हमने अभी चेक करना है। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास है कि जो फोर्स है वो डिपेंड करता है चार्ज पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, और वेलोसिटी पे, और डायरेक्शन पे। डायरेक्शन की जगह हम पुट करते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्यों पुट करते हैं, अब ये बात है कि ये जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है अगर ये फील्ड के अलोंग जाता है, फील्ड की तरफ जाता है, कि अगर चार्ज पार्टिकल फील्ड की तरफ जाता है, ये उसकी डायरेक्शन है और ये फील्ड है हमारे पास, दोनों सेम इन डायरेक्शन है। सेम इन डायरेक्शन में हम एंगल लेते हैं 0 डिग्री, और अगर हम साइन 0 पुट करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, वो साइन 0 0 होगा, तो इसमें कोई फोर्स ही फील नहीं होगा, फोर्स 0 होगा। फोर्स हम कहते हैं फील होता है, कब फील होता है, कि अगर ये Q जो है, अगर ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर ये अलोंग द फील्ड हो तो एंगल 0 होगा, नो फोर्स होगा, फोर्स कोई भी नहीं होगा। अगर ये परपेंडिकुलर फील्ड कर मूव कर ले, मींस ये अलोंग फील्ड की तरफ ना हो, ये यू मूव करे, वेलोसिटी इसकी यू हो, इससे क्या होगा कि फील्ड ये होगा, वेलोसिटी इसकी ये है, मींस ये यू मूव कर रहा है, यू मूव कर रहा है, ये इसकी वेलोसिटी है। अब देख ले कि जो आपके पास फील्ड है, पहले फील्ड यू था, ये वेलोसिटी में इस डायरेक्शन में ये चार्ज मूव कर रहा था, पैरेलल 0 था। अब फील्ड ये है, अगर ये यू मूव कर ले तो बी फील्ड और जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, इस केस में ये आपस में क्या है, ये आपस में इस तरह है, मींस ये आपस में परपेंडिकुलर है, 90 एंगल बना रहे हैं। 90 एंगल मींस साइन 91 होता है, मींस फोर्स, मैक्सिमम फोर्स यहाँ पर एक्सर्ट होगा, फील होगा, मींस फोर्स होगा। तो इस केस में हम लेते हैं क्या, एक तो फील्ड है, बी फील्ड हम पढ़ चुके हैं कि हम उसमें क्रॉस यूज होता है, क्रॉस मींस साइन थीटा यूज होता है। अब साइन में किस टाइम फोर्स फील करता है, जब ये अलोंग होता है तो फोर्स 0 होगा, जब ये इसके अलोंग ना हो, परपेंडिकुलर हो, तब ये मैक्सिमम फोर्स फील करता है। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए हम एक इक्वल लगाते हैं, एक कांस्टेंट लगाते हैं।
के कांस्टेंट है, ये भी डायमेंशनलेस है, इसकी वैल्यू 1 कंसीडर की जाती है, तो जिस वजह से इक्वेशन बन जाता है क्यू वी बी साइन थीटा। किस एंगल पर फोर्स मैक्सिमम होगा वो हम कर चुके हैं, 90 एंगल पर फोर्स मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ चेक करना है, जैसे कि हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था पिछले लेक्चर में, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वहाँ पर भी हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा था। यहाँ पर भी अगर मूविंग पार्टिकल पे जो फोर्स फील होता है तो उसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में इसको किस तरह लिखते हैं, F मीन्स वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं Q, V और B वेलोसिटी और फील्ड, इन दोनों का यहाँ पर एंगल है, तो V और B को जब साइन जब भी ख़त्म होता है तो हम क्या लगाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। ये है हमारे पास इसका वेक्टर फॉर्म, हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ये सिंपल हमारे पास क्या था, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, कि वो किस वेलोसिटी से किस एंगल से ये मूव करता है, किस टाइम ये फोर्स फील करता है, किस टाइम फोर्स होता है या फिर किस टाइम फोर्स ज़ीरो होता है, ये हम कर चुके हैं। अब इसमें सिर्फ एक पॉइंट देखना है कि अगर इस फील्ड में, इस मैग्नेटिक फील्ड में जो हम कह रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, कि अगर ये चार्ज पार्टिकल हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मींस अगर ये हमारे पास प्रोटॉन हो, फिर हम कहते हैं कि अगर इसमें जो चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो, मींस वो आपके पास क्या हो, वो इलेक्ट्रॉन हो। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो क्या इफेक्ट होगा। पॉइंट ये है कि अगर इस फील्ड में, क्रॉस मींस इनटू द फील्ड, इनटू द फील्ड, कि अगर इस फील्ड में, या अगर हम इसको पेज पे गए कि अगर इस पेज पे प्रोटॉन मींस अगर यहाँ पे जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है अगर वो प्रोटॉन हो, अगर वो प्रोटॉन हो, अगर इस फील्ड में आएगा तो इस फील्ड में प्रोटॉन पे क्या इफेक्ट होगा फोर्स का। जब इस फील्ड में आएगा तो इस टाइम फोर्स अपवर्ड एक्सर्ट होगा, प्रोटॉन बाहर की तरफ जाएगा। अगर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन हो, जब इलेक्ट्रॉन को इस मूविंग चार्ज, ये जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, अगर ये फील्ड में आता है तो इस पे फोर्स डाउनवर्ड की तरफ एक्ट होगा, मींस ये इनवर्ड द फील्ड आएगा, ये बाहर जाएगा और ये उसके तरफ आएगा। ये हमारे पास इसमें सिंपल चार्ज्ड पार्टिकल कि अगर प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो तो क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर हो वो किस टाइम इस पे मैक्सिमम होगा, किस टाइम मींस इस पे ये मैक्सिमम चार्ज इस पे इस फील्ड में आएगा, चार्ज किस टाइम